हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ और थंबनेल में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या है वो अद्भुत चीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं लाया हूँ आप सबके लिए नौकरी से आज़ादी, जो एक पेड कोर्स है उसकी कंप्लीट समरी। और आज उस समरी का फर्स्ट सेशन है। ये काम मुझे कॉपीराइट कंटेंट की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि कल को अगर ओरिजिनल वीडियो किसी वजह से डिलीट हो भी जाती है ना, तो भी आपको ये ज़बरदस्त नॉलेज जो है बिल्कुल फ्री में, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। और इसी पर्पस की वजह से ये सीरीज जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में जो है हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे उस पेड कोर्स में बताया गया है ना, वो सभी कंसेप्ट मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों का हर डाउट, हर जो भी आपको किस टाइप से ट्रेडिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारे कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहला सेशन। बट उससे पहले आप ना एक चीज का ध्यान रखना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे के पार्ट्स भी आप लोगों को मिल जाएं। और इस वीडियो जो हम पहला सेशन रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसका टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आप लोगों को सेकंड वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नौकरी से आज़ादी पहला कदम का पहला सेशन। एनएसए पहला कदम में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 सेशंस होने वाले हैं, जिसमें 2 में हम जो है बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, और थर्ड में हम लाइव मार्केट में जो थोड़े बहुत ट्रेड्स है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब वीडियो तो आप लोगों के पास ही रहेगी, बट फिर भी वीडियो शुरू करने से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं पहले, कि आप लोग ना इसके नोट्स ज़रूर बना के रखना, ताकि आप अपनी भाषा में या अपने तरीके से जैसे भी चीज़ों को रिकॉर्ड या नोट बना के रखना चाहते हो ना, ताकि आप लोगों को आगे के टाइम में जब भी आप एक बार इन नोट्स को रिवाइज करोगे ना, आपके सामने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और साथ ही में आप लोग अपनी जो भी आप लैंग्वेज में कन्वीनियंट है ना, उस लैंग्वेज में उस तरीके से जो है आप नोट्स बना के ज़रूर रखिए। कोई क्वेश्चन ना समझ आए या किसी पार्ट में, किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी डाउट्स है ना, वो ज़रूर भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन को क्लियर करने की। तो चलिए, अब आपने सीखने की पहल की है, तो सबसे पहले तो आप एक बार अपने लिए तालियां ज़रूर बजाइए। अब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखने आए ना, तो उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी। तो उनके जरिए आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स या उनके कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग सीखना बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए तालियां बजवाई हैं, क्योंकि आपने ट्रेडिंग सीखने की पहल करी है, वो ट्रेडिंग जिसमें वाकई में पैसा बनता है। अब मार्केट में ना काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे डबल टॉप क्या होता है, स्टोकास्टिक इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें ना आपको पता ही है। और नहीं भी पता तो आपको इसके बारे में जो है इसके रिगार्डिंग एक एक इंडिविजुअल वीडियोस जो है आप लोगों को आराम से मिल जाएंगी, यूट्यूब पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ना, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद पैसा नहीं बनता। पैसा कब बनता है? पैसा तब बनता है जब आपको ट्रेडिंग आती है। और ये 3 सेशंस जो है ना, नौकरी से आज़ादी पहला कदम के ये 3 सेशंस यहीं पर फोकस करते हैं कि रियल लाइफ ट्रेडिंग में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें ना कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसे आपने किसी और तरह से पढ़ा होगा, या आपने किसी और वीडियो में किसी और तरीके से समझा होगा, या आप किसी और टाइप से जो है उन पैटर्न्स को, उन इंडिकेटर्स को जो है यूज़ करते हुए आ रहे होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, या कुछ ऐसे डिफरेंट तरीके बताऊंगा, जो आपको ना दुविधा में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले किसी और टाइप से यूज़ करे होंगे, और आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट वे में बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को ना पूरी तरह से विश्वास रखना होगा, और साथ ही में आपको ना पूरी ईमानदारी से काम भी करना होगा। देखो, पैसा तभी बनेगा जब आप पूरी ईमानदारी से अपने जो भी मैं आज की वीडियोस में या अगले पूरी सीरीज में सिखाने वाला हूँ ना, अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, तभी आप लोगों का पैसा जो है बनने वाला है। मार्केट में ना कितने सारे इंडिकेटर हैं, आपको 1500 से ज़्यादा इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन हर इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता दोस्तों। इसलिए आपको आज यहाँ फोकस करना होगा। चार्ट पर भी आऊँगा, बट पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम हर बार ना सही नहीं हो सकते, और हमें ना इस मार्केट में सही होना भी नहीं है हर बार। अगर हम सिर्फ 60% एक्यूरेसी भी लेकर आ जाएंगे ना, यानी कि अगर आप जो है 60% भी सही हुए, तो भी आपका पैसा बनने वाला है। इस खेल का उद्देश्य पता क्या है?
हमेशा सही होना नहीं है, हमारा मकसद है कि पैसा बनना चाहिए। यानी कि जब आप 1 महीने बाद अपनी एक्सेल शीट देखें, तो नेट में आपका पैसा जो है वो बना होना चाहिए। आजकल के जितने भी नए ट्रेडर्स हैं ना, वो सब ना हर ट्रेड में पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ना इस मार्केट में हमारा हर ट्रेड ठीक नहीं होने वाला, और हमें ना करना भी नहीं है। अपने को तो पैसे से मतलब है, और पैसा कमाने वाली ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं, कि जब भी आप मार्केट में पैसा कमाने आओगे ना ट्रेडिंग के थ्रू, तो सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट में जिस जिस टाइप की ट्रेडिंग से पैसा बनता है ना, वो कभी भी एक्साइटिंग नहीं होती। ये नहीं होती कि ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो भी पैसा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। पैसा कमाने वाली ट्रेडिंग जो है ना, बिल्कुल बोरिंग होती है। इसमें ना आपको काफी काफी टाइम तक जो है बैठे रहना पड़ेगा, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना आपको ये नहीं कि आपको हर मिनट में कोई सौदा मारना है। आपको यहाँ पर जब भी आपने कोई सौदा मारा ना, उसके बाद आपको वेट करना है, तभी आपका पैसा बनेगा। सौदे मारने से ज्यादा हमारे को यहाँ पर सौदे मारने के बाद बैठाना जो है, उस चीज से, उस पॉइंट से जो है हमारा पैसा बनने वाला है। अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है ना, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट में कोई शेयर कितने पर ओपन होता है या कितने पर क्लोज होता है। हमें कौन सा एक एक मिनट की ट्रेडिंग करनी है, और अगर करनी भी है तो उसके लिए भी अलग कंसेप्ट आते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें मार्केट किस रेट पर ओपन हो रही है या किस रेट पर क्लोज हो रही है ना, इन चीजों से, इन दो पॉइंट से हमारे ऊपर जो है कभी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आते हैं चार्ट्स पर, और आज हम फाउंडेशन बनाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नौकरी से आज़ादी पहला कदम के सेकंड सेशन में, हम स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स देखेंगे। पहला कदम में आपकी स्टार्टिंग होगी, और फिर आएगा एनएससी पूरी तैयारी, जिसमें हम रिवर्सल स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज जो हैं, इन सब टॉपिक से रिलेटेड हम एनएसए पूरी तैयारी में देखने वाले हैं। अब चार्ट्स कहाँ पर देखने हैं? देखो, सबसे पहले तो ना आपको मार्केट में बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप जो है चार्ट्स जो है देख सकते हैं। जैसे charting.com हो गया, investing.com हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, जिसका चार्ट आप यहाँ अभी सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके अलावा आप जो है अपने ब्रोकर के जरिए भी चार्ट्स को देख सकते हैं। आजकल काफी सारे ब्रोकर जो है, उनका चार्ट जो है ना काफी अच्छा आता है, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। इनके चार्टिंग सॉफ्टवेयर ना काफी अच्छे होते हैं। तो यानी कि आप अपने ब्रोकर्स के चार्ट्स को भी देखकर उनके ऊपर भी आप जो है ट्रेडिंग के सेटअप्स जो है बना सकते हैं। और वैसे पेड सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे फैल्कन हो गया, और वीडियो जो ओरिजिनल वीडियोस है ना, उनमें भी फैल्कन ही यूज़ किया गया है। बट मेरे पास वो पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास तो ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होंगी ना, मैं आप लोगों को यहीं पर ट्रेडिंग व्यू के फ्री वाले सॉफ्टवेयर पर यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। अब ये जो चार्ट है, ये है आप लोगों के सामने सोनाटा सॉफ्टवेयर का वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट कैसे बनाया जाता है वीकली क्लोजेस को लेकर। यहाँ पर जो एक कैंडल है ना, ये एक हफ्ते के पूरे कारोबार कारोबार को जो है दर्शाती है। जैसे कि अभी आप सामने देख सकते हो कि एक ये कैंडल है मंडे 3 अगस्त 2020 की। तो ये जो है 3 अगस्त से लेकर जो भी वर्किंग डेज होते हैं ना, मान लो 7 अगस्त तक, 7 या 8 अगस्त तक जो भी इनके वर्किंग डेज होते हैं, ये यहाँ तक होती है। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो अगले मंडे से बनेगी। तो जैसे हम नेक्स्ट कैंडल पर जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो 10 अगस्त से बन रही है। यानी कि 3 से लेकर 9 तारीख तक का ये एक कैंडल है, जिसमें हालांकि हमारे सैटरडे संडे जो है वो ऑफ रहते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे की ये एक कैंडल बनती है, जितने भी ट्रेडिंग डेज होते हैं उसमें। तो ऐसे ही ये वीकली क्लोजेस, अब एक बार मैं आप लोगों को जो है लाइन चार्ट पर दिखाता हूँ। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो लाइन बनी हुई है, ये ना सारे वीकली क्लोजेस को जॉइंट कर करके, जैसे एक मान लीजिए यहाँ पर 2 मई 2022 को इस रेट पर क्लोज हुआ, इस रेट पर क्लोज हुआ ये स्टॉक, तो 484.25 पर। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्लोज हुआ 491.05 पर, तो हमने वहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट वीक हुआ 503.75 पर, तो हमने वहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। ऐसे ही हमने हर वीकली क्लोजिंग के पॉइंट्स को मार्क करने के बाद ये एक लाइन से कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर लाइन ग्राफ कहते हैं। और मैं आपको लाइन चार्ट पर इसलिए लेकर आया क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम कैंडल स्टिक चार्ट्स को देखने नहीं वाले हैं। हम सारा काम जो है वो लाइन चार्ट्स पर करेंगे। एक बार डेली चार्ट्स को देखते हैं कि डेली कैसे नजर आते हैं।
ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो था, पहले कैंडलस्टिक चार्ट एक बार मैं बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको क्लोजिंग पॉइंट्स जो है वो निकालने होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये है हमारा 8 सितंबर 2022 की क्लोज कैंडल, यानी कि ओपन कितने पे हुई थी, हाई क्या था उसका, लो पूरे दिन में उसने क्या लगाया, और क्लोज किस रेट पर हुआ। तो अगर आप इसे लाइन चार्ट पर क्लिक कर देंगे ना, अगर आप इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 सितंबर में अब आपका जो सिर्फ एक ही जो प्राइस पॉइंट है वो मायने रखता है, वो है यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस, और वो था 571.30 का। तो ऐसे ही डेली बेसिस पर जो है आपको एक दिन की एक कैंडल बनती है और एक दिन का एक पॉइंट निकल कर आता है, अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये डेली का लाइन ग्राफ जो है नजर आता है। क्योंकि मार्केट ओपन होती है सुबह 9:15 बजे और 3:30 बजे जो है मार्केट क्लोज हो जाती है, तो 3:30 बजे क्या प्राइस होगा वहां पर यहाँ पर एक डॉट लग जाती है। सिमिलरली ऐसे ही वीकली और मंथली बेसिस पर होता है। जैसे ये तो अभी आपने डेली बेसिस देखा, वीकली में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और इसके अलावा जैसे ये मंथली चार्ट हो गया, तो अब यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है ना वो एक महीने के पूरे जो कारोबार है ना, एक महीने के बाद उसका क्या क्लोजिंग प्राइस आया, ये पॉइंट जो है ये उसको डिस्प्ले करते हैं, ये उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आप, ऐसी बात नहीं है कि डेली वीकली या मंथली पर भी देख सकते हो। इसमें अगर आप देखना चाहो तो जैसे आप टाइम फ्रेम्स देख सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, तो इस टाइप से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस टाइप से आप जो है हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने 30 मिनट पर देखा, तो अब ये एक पॉइंट जो है 30 मिनट के काम को जो है रिप्रेजेंट करती है कि एक एक कैंडल, यानी कि एक पॉइंट में, यानी कि 30 मिनट के अंदर जो है यहाँ से प्राइस कितना अप और कितना डाउन होने के बाद इस रेट पर जो है वो क्लोज हुआ है। अब आप लोगों के ना मन में एक चीज जरूर आएगी, एक सवाल जरूर उठेगा कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। तो अब जो मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ ना, इसे नोट कर लेना, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग को स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बिहेवियर को देखना होगा, और इस पॉइंट को जो है, जो अब मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको अपने रजिस्टर में अपनी कॉपी पर जो है जरूर नोट कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम कितने टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, कितने टाइम की ट्रेडिंग के लिए। मिनिमम इसमें आपको 7 दिन तक होल्ड कर सकते हो, और मैक्सिमम आपको इसमें 3 महीने का होल्डिंग पीरियड आता है, और एवरेज जो इसमें होल्डिंग पीरियड आता है ना, वो आता है 1 से 1.5 महीने का। यानी कि अगर आप 7 दिन से लेकर 3 महीने के टाइम पीरियड में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको जो है डेली चार्ट्स को देखना है। इसी तरह अगर आप 3 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए ट्रेड करना चाहते हो, जिसे हम मिड टर्म ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वीकली चार्ट्स देखने हैं। इसमें आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो आता है वो आता है लगभग 6 महीने के आसपास। अगर आप सोचते हो कि यार मुझे तो ना ये स्टॉक लंबे टाइम तक रखना है, मुझे ये नहीं 1 डेढ़ साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे जो है अपना 5 10 साल के लिए मैं इसमें एक स्टॉक में होल्ड कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको जो है मंथली चार्ट्स देखने होंगे। मंथली चार्ट्स के हिसाब से आप जो है यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, और मंथली चार्ट्स में आपका एवरेज होल्डिंग टाइम पीरियड जो आता है वो आता है लगभग 1.5 से 2 सालों का। और अगर यहीं पर अगर आप आज ही खरीद कर आज ही बेचना चाहते हो, तो आपको जो होल्डिंग करनी है, तो आपको जो टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पर काम करना है ना, वो होना चाहिए 10 मिनट या 15 मिनट का। अगर आप बाय टुडे सेल टुमारो, जिसे हम स्टॉक मार्केट की फॉर्म में, जिसे हम स्टॉक मार्केट में BTST भी कहते हैं, तो उसके लिए अगर आप आज खरीद कर कल बेचना चाहते हो ना, तो आपको जो है 30 मिनट इंट्राडे चार्ट जो है उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, जो आप लोगों के सामने अभी फिलहाल खुला भी हुआ है। तो अगर आप आज खरीद कर कल बेचना चाहते हो, तो आपको 30 मिनट इंट्राडे चार्ट के हिसाब से वहां पर आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप एक हफ्ते तक रखना चाहते हो, तो आप जो है 60 मिनट्स या 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ना, आप उसको यूज कर सकते हो, और उसके बेसिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप डेली चार्ट्स देख रहे हो, तो आप उसके हिसाब से इंट्राडे नहीं कर सकते, और अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देख रहे हो, तो उसके हिसाब से उन चार्ट्स के बेसिस पर जो है आप स्टॉक को लंबे समय तक नहीं रख सकते। एक बार मैं फिर से सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हमने मैं अभी बताए हैं टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग, तो एक बार मैं सारे रिपीट कर रहा हूँ। ज़रूर अपने नोट्स को एक बार रीचेक करें,
और अगर अभी तक आपसे कोई पॉइंट रह गया है ना, तो अब जो मैं आप दोबारा दोबारा आप लोगों के सामने रिवाइज करने वाला हूँ, तो आप जो है उन चीज़ को अपडेट्स कर सकते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट आता है। डेली चार्ट आपको देखना है 7 दिन से लेकर 3 महीने तक के टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद आता है वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ होते हैं? तो ये यूज़ होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि 3 महीने से लेकर 1 साल तक की ट्रेडिंग जो होती है, उसके लिए आप जो है वीकली चार्ट्स को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, फिर वो चाहे 5 साल 10 साल जितने भी टाइम पीरियड हो, अगर आप इतने लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको जो है मंथली चार्ट्स पर रेफर करना है और उनके मंथली चार्ट्स के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप आज ही खरीद कर आज ही बेचना चाहते हो, यानी कि अगर आप इंट्राडे काम करना चाहते हो, तो 10 मिनट या 15 मिनट के चार्ट्स पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप आज खरीद कर कल बेचना चाहते हैं या आज बेचकर कल खरीदना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपना सौदा जो है वो आज और कल के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर खत्म करना चाहते हैं, तो आप जो है 30 मिनट्स इंट्राडे चार्ट्स पर काम कर सकते हैं। और अगर आप जो है एक हफ्ते तक, एक मैक्सिमम एक हफ्ते तक अगर आप स्टॉक को रखना चाहते हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा आप किसी भी स्टॉक को नहीं रखना चाहते, तो आप जो है 60 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो है आप काम कर सकते हैं। अब अगर आपने एक बार ना सोच लिया कि भाई मैंने इस टाइम फ्रेम पर काम करना है, सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन देखनी है कि अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो या मार्केट आवर्स में आप मार्केट को नहीं देख सकते, स्टॉक मार्केट पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे सकते, तो आपको जो है इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना आपको इंट्राडे काम। अगर आप मार्केट को पूरे टाइम जो है वॉच नहीं कर सकते या मार्केट आवर्स के दौरान आप मार्केट को नहीं देख सकते, तो आपको इंट्राडे नहीं करना। और खास करना आपको टाइम स्विच नहीं करना, यानी कि अगर आपने सोच लिया, अपना पूरा मन बना लिया कि आपने डेली बेसिस पर काम करना है, डेली कैंडल्स को देखकर, तो ये नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद 30 मिनट्स पे भी देख लो कि क्या हो रहा है, उसके बाद देख लिया चलो यार 15 मिनट में तो देखें इसकी क्या मूव आ रही है। ऐसे नहीं करना, आपको टाइम जो है ना वो स्विच नहीं करते रहना। आपको इससे ना आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब अगर आप ये सोचो कि यार अगर मैं डेली या वीकली के चार्ट्स देख रहा हूँ, उनके हिसाब से ट्रेड भी कर रहा हूँ, या फिर मंथली चार्ट्स देखकर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर आप सोचो कि यार ओहो मैं इंट्राडे तो कर ही नहीं पा रहा और इंट्राडे में तो बहुत सारा पैसा बनता है, तो आप लोगों के माइंड में जो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूं कि पैसा ना पोजिशनल ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा बनता है। और जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि देखो दोस्तों, अपने को तो ना पैसे से मतलब है। सपोज करो आपने महीने की स्टार्टिंग में, जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो आपने नवंबर में 10 लाख रुपए लगाए और एक महीने बाद अगर आपका अमाउंट जो है 11 लाख तो हो जाता है, तो आई थिंक यू आर हैप्पी। आप बोलोगे कि यार मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला, एक महीने में 10% का रिटर्न मिल गया। अब इसके लिए ना आप चाहे इंट्राडे ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करके निकालो तो भी कोई बात नहीं, डेली देखकर कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में निकाल सकते हो, वीकली में पोजीशनल ट्रेडिंग से निकालना है, या फिर मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करके आपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना है। हमारे को तो रिटर्न से मतलब है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मतलब है हमारे को। तो अगर हमारी कैपिटल पर कुछ रिटर्न आएगा तो हम सोचेंगे कि भाई पैसा बना, फिर वो चाहे हम जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर या जिस मर्जी कंडीशंस में हम काम करें, पैसे से मतलब होना चाहिए। अब मैंने आपको पहले भी कहा, अब मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता हूँ कि टाइम फ्रेम जो है ना आप लोगों को बहुत सोच समझ कर निकालना है और उसे ना बार बार चेंज नहीं करते रहना। एक टाइम फ्रेम चूज करो, उसके ऊपर स्टिक करो, तभी पैसा बनेगा। अब लोग पता वही चीज करते हैं, जैसा कि मैंने अब आप लोगों को बताया कि पहले ना डेली के हिसाब से ट्रेड तो कर लिया, उसके बाद देख लिया कि यार 15 मिनट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लिया कि यार 1 घंटे के हिसाब से इसका चलो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन भी मार्क कर दे। भाई आप लोगों को ना इतनी एनालिसिस नहीं करनी है, इसे कहते हैं हम ओवर एनालिसिस। यानी कि अगर आप एक ही चार्ट पर, एक ही मतलब स्टॉक पर बार बार टाइम फ्रेम चेंज करके अगर आप एनालिसिस करते रहोगे ना, तो इसे कहते हैं हम ओवर एनालिसिस, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया है ना, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से, मान लीजिए आपने सोनाटा सॉफ्टवेयर में 30 मिनट्स के हिसाब से ट्रेड लिया, तो बस आपको ना उसी टाइम फ्रेम पर स्टिक रहना है और बाकी टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब आते हैं हम मेजर कंसेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग, और इस आइडिया का नाम है डाउ थ्योरी। इस पॉइंट को दोस्तों अब आप दोबारा से नोट कर लेना। डाउ थ्योरी जो है हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है मार्केट में, अगर आपने मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो। और ये ना एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप
जो आप मन में चाहते हो ना, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करने देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप चाहते हो ना, ये आपको बिल्कुल नहीं करने देगा। जो आप लेना चाहते हो, ये कंसेप्ट जो है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो आप लेना चाहते हो ना, वो आप कभी भी नहीं ले पाओगे। और जो आप बेचना चाहते हो या फिर आप जिस शेयर को नहीं लेना चाहते ना, ये कंसेप्ट आपको उसी शेयर को दिलवा देगा। एक ना मेरे पापा के फ्रेंड है, उन्होंने ना काफ़ी टाइम पहले, 12 साल पहले लगभग, उन्होंने आइशर मोटर के शेयर लिए थे। इतने लंबे टाइम फ्रेम का देखना है तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने आइशर मोटर्स का जो है मंथली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें कुछ टाइम पहले ना आइशर मोटर्स में स्प्लिट हुआ था, जिसकी वजह से आपको ना ये रेट 3700 के आसपास नजर आ रहा है। एक टाइम पे इसका शेयर जो था ना 32,000 से भी ऊपर हो गया था। और ये स्प्लिट ऐसा था कि जिसके पास एक शेयर है ना, उसको उसकी जगह 10 शेयर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास आइशर मोटर का 32,000 रुपये का एक शेयर था ना, तो उसका प्राइस जो है वो डिवाइड हो जाता, और वो एक शेयर के बदले आप लोगों को 10 शेयर मिल गए। अब 2008 में ना इन्होंने कहीं इसके आसपास इन्होंने 270 रुपये के हिसाब से ना शेयर लिए थे। और ये शेयर पता कैसा था, ये उस टाइम ऐसा था कि 300 रुपये जाता था, फिर वहां से वापस आ जाता था, फिर 300 जाता था, फिर वापस आ जाता था। 2-3 बार ऐसा हो गया। अब ये जो डॉक्टर साहब है ना, जो मेरे पापा के फ्रेंड है, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ना वो ना परेशान हो गए। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि यार ये कंपनी क्या ही कर लेगी, ट्रैक्टर ही तो बनाती है। अब की बार ये 300 पे आया ना, मैंने इसमें से बेच देने हैं शेयर अपने। और वही चीज़ हुई। अब की बार जब मार्केट में आइशर मोटर का शेयर 300 रुपये आया ना, तो उन्होंने अपने 300 रुपये के हिसाब से 50% शेयर जो थे वो बेच दिए। अब वहां से ये शेयर ना थोड़ा सा ऊपर चलना चालू हुआ है, लगभग 325 330 के आसपास आया। अब उन्होंने देखा यार 300 रुपये वाला शेयर 330 325 आ गया, अब ये इससे कितना ही ऊपर चला जाएगा, और वैसे भी ट्रैक्टर वाली तो कंपनी है, दोबारा नीचे गिरेगी ना तो मैं दोबारा ले लूंगा। तो उन्होंने क्या करा, अपने 325 रुपये के हिसाब से बाकी के 50 शेयर जो थे ना वो भी बेच दिए। और जैसे ही उन्होंने बेचा ना डॉक्टर साहब ने, तो बस इस शेयर की तो किस्मत ही बदल गई। उसके बाद वो शेयर गया 400 रुपये 500 रुपये। आज के हिसाब से आप लोगों को 50 रुपये नजर आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, एक का 10 हो गया, तो वो शेयर में भी स्प्लिट हो जाता है, मतलब प्राइसेस जो है वो भी 1/10 हो जाएगा। तो 500 रुपये यानी कि वो आज की डेट के हिसाब से, अभी करंट चार्ट के हिसाब से वो 50 रुपये हो गया। तो उसके बाद ये शेयर गया 400 रुपये 500 रुपये, यानी कि 40-50 रुपये। अब जिस शेयर को 3 साल तक रख रख कर मुश्किल से 32 रुपये पर, यानी कि 32.5-33 रुपये पर बेचा, अब उस शेयर को 100 रुपये पर दोबारा तो खरीद नहीं सकते, भाई हिम्मत ही नहीं होती। जिस शेयर को भाई 3 साल तक 32 रुपये पार नहीं कर रहा था, अब एकदम से बेचते ही वो शेयर 100 रुपये पे आ गया, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी, और मुझे लगेगा कि यार अभी थोड़ा गिरेगा तो लूंगा, थोड़ा गिरेगा तो लूंगा। और ऐसा ही उन डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ। वो भी बस ऐसे ही वेट करते रहे कि कब नीचे आएगा और तब लूंगा। और देखते ही देखते आप लोग देख सकते हो कि उसका स्टॉक का प्राइस जो था वो 32,000 तक हो गया था। अब इतना पैसा कमाने के लिए ना उन्हें कुछ भी नहीं करना था, उन्हें बस चुपचाप बैठना था, और उनका पैसा जो था ना वो 100 गुना ऑटोमेटिकली हो जाता। लेकिन अब उनकी ऐसी हालत है, मतलब वो ना आइशर मोटर के शेयर से अब इतना चढ़ चुके हैं ना, वो कहते हैं किसी भी शेयर के बारे में कुछ भी बात कर लो, लेकिन आइशर मोटर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि भाई दुख इतना होता है आइशर मोटर के, जो उन्होंने रैली छोड़ी है, 300 रुपये पर उन्होंने शेयर बेचा, मतलब 30 रुपये पर उन्होंने शेयर बेचा, और 3,000 तक का उसका रेट हो गया, तो दुख तो होता ही है कि भाई ये शेयर मेरे हाथ में था। इसलिए मैं हमेशा ना मार्केट में कहता हूँ कि लॉस तो मार्केट में बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाएगी, लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत जो है ना भगवान अपने आप दे देगा। मेन तो ये है कि प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता। अब इसको मैं ना अपने से रिलेटेड एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक शेयर है अडानी ग्रीन, आपने शायद इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। और एक बार आप जो है ना इसकी रैली भी देखो। ये जब मार्केट में डीमर्ज हुई थी ना, लगभग 25-30 रुपए के आसपास मिली थी ये कंपनी, तब ना मेरे पापा के पास अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर थे। उस टाइम ना उन्होंने शेयर लिया, और मतलब जैसे उनको डीमर्जर होके मिला, तो उन्होंने ना थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चालू किया।
अब उन्होंने ज़्यादा नहीं, 200 क्वांटिटी ली थी लगभग 80 रुपए की एवरेज के हिसाब से, और अमाउंट हो गया लगभग 16,000 रुपये का। इस रेट के आसपास 80 रुपए के आसपास उन्होंने लिया था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ना ये शेयर अब ऊपर चलने लगा, और वो यहाँ तक आया लगभग 200-220 रुपए तक आया था। वहां से ना ये नीचे गिरा 250, मतलब 200-220 220-250 रुपए की रेंज तक आया था। वहां से ना ये शेयर अब नीचे गिरना चालू हुआ, 250 से 230, 220, 210 ऐसे करके। तो अब ना पापा को ये लगा कि यार, जो मेरा ना, पहले तो सबसे पहले उन्होंने जैसे वो शेयर 80 रुपए का 200 रुपए पर आया था ना, उन्होंने अपनी जो कॉस्ट थी ना वो निकाल ली। अब बचा बचा कितना प्रॉफिट, यानी कि 16,000 की कॉस्ट उन्होंने निकाल ली। अब उस टाइम उसकी वैल्यू हो गई थी लगभग 40,000 के आसपास हो गई थी। तो उनका ना कुछ 20-25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रहता था। क्या किया उन्होंने, जैसे ही वो शेयर थोड़ा सा नीचे गिरना चालू हुआ ना यहाँ पर इस एरिया में, तो उन्होंने ना देखा कि यार वो, अब जो 20,000 का प्रॉफिट था वो रह गया 18, फिर रह गया 15। तो उन्होंने क्या करा, 15,000 पे ना बाकी बचे जितने शेयर थे ना वो सब निकाल दिए। और सब निकाले तो वही चीज़ हुई, यहाँ से उस शेयर की पलट गई किस्मत। और उसके बाद देखो, वो 200 रुपये का शेयर देखते ही देखते 2,000 रुपये से ऊपर पहुंच गया था। एक टाइम तो वो 2,800 रुपये का भी शेयर था। और बस उनका भी यही हाल था। हालांकि उनको ना, अब तो पहले उस टाइम ये पता नहीं था कि कैसे ये सारे चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, या हमें कैसे रैली को पकड़ना है। ये सब चीज़ें उस टाइम उनको पता नहीं थी। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, कोविड के टाइम की। तो तब उनको ये इस सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। बट अब जो है, उन्होंने फिर भी ना बिना डरे उन्होंने दोबारा से महंगे रेटों पर एंट्री करी थी। और उसके बाद उन्होंने फिर से ये जो रैली थी ना, जिसे वो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में जो थे मिस कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने फिर से इसमें एंट्री करके लगभग 800-900 रुपए के आसपास इस रैली का थोड़ा सा फायदा उठा लिया था। अब इसमें डाउ थ्योरी क्या कहती है, नोट करो जल्दी से, फटाफट अपने कॉपी पेन रेडी रखा करो, क्योंकि जैसे ही कुछ भी नोट में, जैसे ही कुछ भी मेन पॉइंट्स आते हैं ना, तो कुछ तो मेन पॉइंट्स के बारे में मैं ही आपको लोगों को बता देता हूँ कि ये पॉइंट नोट करने वाला है। अदरवाइज आपको कुछ मेन पॉइंट लगता है ना, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। अब डाउ थ्योरी के क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, शेयर की कीमत ना रैंडम कभी भी नहीं होती, वो रुझान के हिसाब से बनी होती है। स्टॉक प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं ट्रेंड के थ्रू, इन्हें चार्ट्स के थ्रू पहचाना जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कभी भी रैंडम नहीं होती, ये ना हमेशा एक ट्रेंड के हिसाब से चलती हैं। और इस ट्रेंड को जो है ना, हम चार्ट्स के बेसिस पर पहचान सकते हैं। और अगर आप रूल्स के हिसाब से इवेल्युएट करेंगे ना, तो आपको एक ट्रेंड ये भी नज़र आएगा। देखो, अब यहाँ पर ये पैटर्न था, यहाँ पर बन रहे थे ना, ये पीक बनी, ये सॉरी बॉटम बना। जब इसमें अप ट्रेंड आया था स्टॉक में, ये हायर बॉटम्स बने, ये हायर बॉटम्स बने। या अभी हम इसका करंट एग्जांपल भी देखें, तो भी आप देख सकते हो वीकली बेसिस पर यहाँ पर हायर बॉटम बना, यहाँ हायर बॉटम बना, ये भी हायर बॉटम बना, फिर ये हायर बॉटम था। तो ये इस टाइप से जो है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हायर बॉटम्स की श्रृंखला चल रही थी। और जब ये डाउन ट्रेंड में था, एक समय ऐसा भी आया था जब ये 500-600 रुपए का शेयर जो था, वो मेरे को 48 रुपए तक नजर आया था। तो आप देख सकते हो 500-600 रुपए का शेयर, हाई देखें एक बार इसका, 605 रुपए का हाई। और वो थोड़े टाइम में हमारे को नजर आया कितना, 63 रुपए का। यानी कि कितना, 90% पैसा जो था यहाँ पर डूब गया लोगों का। अब वापस से लाइन चार्ट पर आते हैं, और जो हम कंसेप्ट समझ रहे थे उसको दोबारा से देखते हैं। कि जब भी शेयर डाउन ट्रेंड में आता है ना, तो यहाँ पर हमारी लोअर पीक्स बनती हैं। जैसे ये पीक बनी, ये पहले वाले से और नीचे थी, ये पहले वाले से भी नीचे थी। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, जब भी शेयर डाउन ट्रेंड में होगा, ट्रेंड पहचान करने की सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में होगा, तो उसकी लोअर पीक्स बनेंगी। नोट करते जाना ये सारी चीज़ों को। जब भी शेयर डाउन ट्रेंड में होगा, तो लोअर पीक्स बनेंगी। और जब भी शेयर अप ट्रेंड में होगा, तो यहाँ पर हायर बॉटम्स पर हमारे को नज़र डालनी है। लोअर पीक्स का एक बार एक और एग्जांपल देते हैं, उसमें भी आजकल अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोगों को दोनों सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। अच्छा, ये आ गया कोल। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लोअर पीक्स का सिलसिला चल रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहाँ पर,
हायर बॉटम्स की श्रृंखला चालू होगी। अब आप देखो ये शेयर कितना बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है, और एक बार हम इसका ब्रेकआउट भी देख लें तो आप देख सकते हो कि हाल ही में इसमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था लगभग 211 रुपये के आसपास, और उसके बाद अगला जो ब्रेकआउट आने वाला है वो है यहाँ पर 254 रुपये के आसपास। इसे हम बाद में समझेंगे डिटेल में सारा कुछ कि कैसे हम ये ट्रेंड और ये रेजिस्टेंसेस और ये सपोर्ट्स जो है मार्क कर सकते हैं। इसके बारे में ना सारा कुछ हम स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद आइशर मोटर बेचकर अब उन्होंने पता कौन सा शेयर लिया था वो डॉक्टर साहब ने, आइशर मोटर बेचकर उन्होंने ले लिया था सुजलॉन एनर्जी, और ये भी ना उस टाइम सेम रेट के आसपास ही चल रहा था, जिस रेट पर आइशर मोटर था उसी रेट के आसपास ये सुजलॉन एनर्जी था। देखो आप 2008-9 में 7-8 में इसी रेट पर लगभग 350 250 300 350 रुपये की रेंज में ही था ये शेयर। अब ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ना कहीं पर आर्टिकल पढ़ा था, कहीं वो एयरपोर्ट पर बैठे थे तो उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि ये ना इंडिया जो है विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो विंड एनर्जी का काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने जो सारा पैसा आइशर मोटर से निकाला और सुजलॉन एनर्जी में लगा दिया। अब सुजलॉन के बारे में खबर भी बड़ी अच्छी आई कि भाई उसने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया है, शायद जर्मन कंपनी थी वो, आरी पावर को, उसको एक्वायर कर लिया है। और लेकिन फिर भी आप देखोगे ना शेयर में जो था डाउन ट्रेंड चलता ही जा रहा था। कई बार उसने सिर उठाने की कोशिश करी लेकिन वो फिर भी वहां से नाकामयाब रहा और उसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। और आज की डेट में अब आप देख सकते हो कि 8 रुपये 25 पैसे का वो 250 रुपये वाला शेयर आज की डेट में 8 रुपये 25 पैसे का शेयर है, और एक टाइम तो वो उससे भी कम यानी कि 2 रुपये के आसपास का शेयर हो गया था, 1 रुपये 70 पैसे का। तो आप देख सकते हो कि गलत शेयर जो है, अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना थोड़े से लॉस में निकले नहीं, वो कहते नहीं नहीं ये शेयर को मैं लॉस में थोड़ी बेचूंगा, कल को ये ऊपर जाएगा तो मैं इसमें फिर प्रॉफिट में आ जाऊंगा। उनको ना इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, उन्होंने ट्रेंड चार्ट वगैरह कुछ नहीं देखा ना उनको पता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो थोड़ा सा शेयर नीचे गिरता था ना, अब वो 200-250 वाला शेयर जो था वो 100 रुपये पर मिल रहा है तो वो थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर देते थे, फिर वो 50 रुपये पर मिला तो उन्होंने और इन्वेस्टमेंट कर लिया। ऐसे ही ना उसमें जो पैसा था ना उनका लगभग पोर्टफोलियो का 30-40% का हो गया जो सुजलॉन में लगा रहा। ऊपर से उसकी वेल्थ क्या क्रिएट हुई, वेल्थ का जो पूरी कैपिटल थी ना वो तो पूरी नष्ट हो गई। साथ ही में अब वो इतना बड़ा पोर्शन बन चुका है ना उनके पोर्टफोलियो का कि ना तो वो बेचने को बनता है और ना वो उसमें मतलब मिलने वाला भी कुछ नहीं है, और वो बेच पाते नहीं क्योंकि लॉस में है। और जब भी कोई शेयर एक ट्रेंड में चल रहा होता है ना तो सबसे ज़्यादा ना दो क्वेश्चन हमारे सामने नज़र आते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार ये शेयर जैसे गिर रहा है सुजलोन का, ये कहाँ तक जाएगा, कितना और गिर सकता है ये। अब भाई हमें क्या पता, हमें तो चार्ट के हिसाब से डाउ थ्योरी ने बता रखा है जो गिरता जा रहा है वो गिरता जाएगा और जो बढ़ता जा रहा है वो आगे भी बढ़ेगा। तो वो जैसे अब ये हमारे सामने शेयर है सुजलॉन का, ये गिरता जा रहा है तो मुझे तो इतना पता है कि ये अभी और गिरेगा। मुझे नहीं पता कहाँ तक गिरेगा, कितना गिरेगा, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि और गिरेगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार इतना गिर रहा है, कहाँ तक गिरेगा तो ठीक है, लेकिन ये गिर क्यों रहा है। देखो इसका आंसर तो ना आप लोगों को तब पता चलेगा जब ये पूरी गिरावट जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आकर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मैनेजमेंट में कुछ घपला चल रहा था या कंपनी ने कुछ फ्रॉड करा था। यहाँ पर आकर जब पूरे तमाशा खत्म हो जाएगा ना, पूरा सारा कुछ तबाह हो जाएगा, कैपिटल सारी तबाह हो जाएगी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा उसका पूरा ट्रेंड ना, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्यों गिर रहा था। तो हमें ना इन दो फालतू के क्वेश्चंस पर कभी भी ध्यान नहीं देना कि क्यों बढ़ रहा है या क्यों गिर रहा है, इस चीज़ पर भी हमें ध्यान नहीं देना, या फिर ये कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक बढ़ेगा, इन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। अब ना मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है ये टेक्निकल एनालिसिस का, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तो चलिए इसको समझने के लिए एक बार हम निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को समझने के बाद ही मैं आप लोगों को इसमें अगला कंसेप्ट बताऊंगा जो डाउ थ्योरी का सेकंड पॉइंट आता है। सबसे पहले हम सपोर्ट्स को और रेजिस्टेंसेस को समझते हैं।
सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट ना सपोर्ट लेकर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो सपोर्ट लेती है और उसके बाद वो वापस ऊपर चली जाती है। जैसा कि अभी हाल ही में हम ये पॉइंट देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर लगभग 15,600 रुपए के आसपास, 15,600 के लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर चली गई। तो यहाँ से एक लेवल से, एक पॉइंट से, एक प्राइस पॉइंट या रेंज से टकरा कर जो है वापस से बाउंस बैक हो जाना, उस पॉइंट को कहते हैं हम सपोर्ट। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 2007-8 के टाइम पर, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। और ये बड़ा सपोर्ट इसलिए क्योंकि इस प्राइस पॉइंट से 2 बार टकराया, एक बार और 2 बार। उसके बाद हमारे को यहाँ पर भयंकर भीषण तेजी जो थी वो देखने को मिली। ऐसा ही एक सपोर्ट पॉइंट तो जो था हमारा यहाँ पर था, ये इस रेंज के आसपास था हमारा दूसरा सपोर्ट पॉइंट, 8,700 8,500 की रेंज के आसपास। यहां से भी हमारे को देखो क्या जबरदस्त रैली जो थी मार्केट में देखने को मिली। और दूसरा जो लाइन आती है वो है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राइस पॉइंट या एक ऐसी प्राइस रेंज जहां से प्राइस ना बार बार टकराता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता। या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट टच करने के बाद ना, उस प्राइस पॉइंट पर टच करने के बाद काफी भयंकर तरीके से गिरती है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स जो हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है उसे कहते हैं हम सपोर्ट का पॉइंट, और जहां से ऊपर जाने से कतरा रही है मार्केट, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। अब आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप लोगों को जो टिपिकल आपकी अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी ना, कि सपोर्ट के पास आए तो आपको खरीदना है और रेजिस्टेंस के पास आए तो आपको बेचना है, उस चीज से अलग होने वाली है, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली है। और वो ये है, इस चीज को आपने नोट जरूर करना है कि जब भी रेजिस्टेंस टूटती है तो वो बनता है हमारा खरीदने का मौका, और जब भी सपोर्ट टूटती है ना तो वो बनता है हमारा बेचने का मौका। तो अब आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि रेजिस्टेंस का टूटना यानी खरीदने का मौका, और सपोर्ट का टूटना यानी कि बेचने का मौका। और यही है हमारा डाउ थ्योरी का सेकंड पॉइंट। दोबारा से एक बार बता रहा हूं मैं, एक बार आप नोट कर लेना डाउ थ्योरी का सेकंड पॉइंट करके, कि सपोर्ट का टूटना है खरीदने का मौका, सपोर्ट का टूटना है बेचने का मौका, और रेजिस्टेंस का टूटना है खरीदने का मौका। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटी, आप लोग देख सकते हो क्या जबरदस्त रैली निकली। और जैसे ही यहाँ पर निफ्टी में हमारे को ये सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिला, आप देख सकते हो क्या भीषण गिरावट जो थी हमारे को देखने को मिली। निफ्टी सीधा 11,000 के लेवल से सीधा 7,500 तक के लेवल्स तक आ गई थी। अब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जरूर नोट डाउन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन ना हमेशा हमें लाइन चार्ट पर डालनी है, कभी भी हमारे को बार चार्ट या फिर कैंडलस्टिक चार्ट्स पर नहीं डालनी। क्योंकि प्राइस पॉइंट जब भी हम डालेंगे ना, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस डालेंगे, तो हमारे को यहाँ पर लाइन चार्ट पे ना हमारे को जो फिगर्स है, जो पॉइंट्स है ना, वो हमारे को एक एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं, एक रेंज जो है वो एक्यूरेट मिल जाती है एज कम्पेयर टू कैंडलस्टिक चार्ट। अब अगर यही मैं कैंडलस्टिक चार्ट पर लेकर आऊंगा ना, तो आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी कि कहाँ पे डालनी चाहिए, कहाँ पे नहीं डालनी चाहिए, कोई पॉइंट ऊपर जा रहा है, कोई कैंडल नीचे आ रही है, तो इस टाइप से आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए आपको जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन डालनी है ना, वो हमेशा डालनी है आपको लाइन चार्ट पर। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ना जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन डालेंगे ना, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। यानी कि कभी भी वो हमारे को ट्रेंड लाइन लेकर कभी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं डालनी है, हमेशा हमारे को एक सीधी लाइन, सपाट लाइन डालनी है। वो हमारी रेजिस्टेंस होनी चाहिए या सपोर्ट होनी चाहिए, बट जो भी होगी वो हमेशा हमारे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हमारे को पता लगनी चाहिए। अच्छा, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस होती है ना, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। ये एक एस्टिमेट आपको देती है लेकिन कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। जैसा कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर देखोगे ना, अब
अगर हम थोड़ा सा और एग्जैक्ट करें तो ये हमारी आती है सपोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि एक ही रेंज में लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट सपोर्ट रेंज बनती है ना, वो यहाँ पर बनती है लगभग 8,900 रुपये 900 पॉइंट से लेकर 8,600 पॉइंट्स तक। अब ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी ने बेचना है ना, तो वो सारी क्वांटिटी एक ही प्राइस पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट प्राइस पॉइंट पर जो है कभी भी नहीं खरीद सकता। उसके लिए ना उसको, मान लो अगर किसी ने 10 लाख शेयर्स बेचने हैं, LIC ने बेचने हैं, तो वो कभी भी वो एग्जैक्ट एक प्राइस पर नहीं बेच पाएगा। कुछ शेयर्स वो बेच पाएगा मान लो 100 रुपए पर, कुछ बेच पाएगा 99 पर, कुछ 98 पर। तो इस टाइप से ना कुछ ऐसे करते करते उसके जो पूरे शेयर्स मान लो खत्म होंगे, वो 95 की रेट तक वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उसकी प्राइस पॉइंट हो गया, उसकी प्राइस रेंज यानी कि सपोर्ट की रेंज या रेजिस्टेंस की रेंज जो भी आ रही है वो हो गई उस टाइम की 95 से लेकर 100 रुपीज तक की। या आप जब भी कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर, एक ही प्राइस पर जो है नहीं मिलने वाली, जिसकी वजह से ये एक एग्जैक्ट पॉइंट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते, ये हमेशा एक एस्टीमेट पॉइंट्स होते हैं बट एग्जैक्ट नहीं होते। तो सपोज एक ब्रेकआउट आया जस्ट लाइन के ऊपर, तो इस ब्रेकआउट को ना हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। हमारे को थोड़ी सी कन्विक्शन चाहिए, तो इसीलिए हम ना इस लाइन को अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे को पता है कि ये एक रेंज है, तो रेंज जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे को अगर ब्रेकआउट चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा ब्रेकआउट, एक डिसाइसिव तरीके से उस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम उस ब्रेकआउट को एग्जैक्ट ब्रेकआउट मानेंगे। जब तक उससे अच्छा खासा ऊपर बंद नहीं होगा ना, तब तक हम उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन कैसे डालनी है, इसके बारे में भी आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमेशा ना हमारे को मेजर पॉइंट्स जो है वो मार्क करने हैं। कभी भी हमारे को छोटे मोटे पॉइंट्स मार्क नहीं करने। इससे पता क्या होगा, अगर हम मेजर पॉइंट्स मार्क करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी लाइंस कम डलेंगी और हमारे पास ना पूरे चार्ट पे जो है क्लियरिटी रहेगी। अगर हम हर प्राइस पॉइंट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के अगर मार्क करते जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमारे चार्ट पर ना सिर्फ लाइन्स ही लाइन्स नजर आएंगी, हमारे को अपना ग्राफ तो नजर नहीं आएगा, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ही नजर आने वाली है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ भी डाल दी एक लाइन, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी डाल दी एक लाइन, उसके बाद मैंने सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे भी एक लाइन डाल दी। तो अब आप देखो कि ये ज़रा सा चार्ट जो है इसमें आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इसकी बजाय अगर मैं कुछ इस टाइप से रख दूं, तो अब आप लोगों को कैसा लग रहा है अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइन लगाऊं कि भाई ये एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से मेरे को उछाल जो है अच्छा खासा देखने को मिला था, तो ये एक मेजर प्राइस पॉइंट हो गया। तो अब आप लोगों को लाइंस कैसी लग रही हैं, बेटर लग रही है ना पहले से? नहीं तो पहले हमारे को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा प्राइस पॉइंट जो है रेजिस्टेंस है और कौन सा सपोर्ट है। अब मेजर प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर टकरा कर मार्केट जो है काफी नीचे, जैसे इस प्राइस पॉइंट पर हो गया, काफी नीचे आई थी, जैसे यहां पर भी आई, तो उस प्राइस पॉइंट को जो है, क्योंकि वो एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस मानी जाती है, तो इसीलिए उस प्राइस पॉइंट को जो है हम एक मेजर प्राइस पॉइंट मानते हैं। और दूसरा जो इसका तरीका होता है कि हमारे को ना एक ऐसा प्राइस पॉइंट देखना चाहिए जहां पर मार्केट कई बार टकराई हो, जैसे यहाँ पर हो गया एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बार, उसके बाद 5 बार, 6 बार। जिस प्राइस पॉइंट से मार्केट को ऊपर जाने में काफी ज्यादा तकलीफ होना, तो उस प्राइस पॉइंट को भी हम एक मेजर प्राइस पॉइंट या मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल जो है वो मार्क कर सकते हैं। अब आप लोग ना दो मेन पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो रूल्स है ना वो एक बार नोट कर लो, कि सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल है कि सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर रेजिस्टेंस टूटेगी तो वो सपोर्ट का काम करेगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तक इस लेवल पे 2007 से लेकर 2013-14 तक ये लेवल जो था लगभग 6,500 का, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था।
ये एक ऐसा टाइम था, सबसे पहले तो जैसे वो हमारे को 2007-8 का क्रैश देखने को मिला लेमन ब्रदर्स का। उसके बाद यहाँ पर हमारे को 2010 तक आया ऊपर मार्केट, लेकिन इस लेवल को पार नहीं कर पाई और वहां से हमारे को फिर गिरावट देखने को मिली। 2013 में जब मोदी जी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने थे और साथ ही में रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर बने थे, वहां से हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वहां से आप देख सकते हो कि हमारे को काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो इस रेजिस्टेंस को टूटने के बाद अब ये सपोर्ट का काम करती है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक सपोर्ट आया। इसी टाइप से आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर मार्केट जो थी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस टूटी तो अब वो सपोर्ट का काम किया। और यहाँ पर मार्केट ने जब वो कोविड के क्रैश में गिरी थी तब वो यहाँ तक आई और इस लाइन ने जो था वो सपोर्ट का काम किया। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई सपोर्ट टूटेगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी और जब रेजिस्टेंस टूटेगी तो वो सपोर्ट का काम करेगा। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग पोलैरिटीज। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब तक कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं होगा ना तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई भी चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो, इंडेक्स ले रहे हो, क्रिप्टो ले रहे हो, यूएस मार्केट के स्टॉक्स ले रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का एक ही तरीका रहने वाला है और वो यही इस टाइप से। अब मान लीजिए मैं बिटकॉइन का कोई चार्ट जो है वो लेकर मार्क करता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोगों के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे को प्राइस पॉइंट्स इसी टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ऐसे ही मेजर करने हैं। ये हो गई हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल 63,000 के आसपास और ये था हमारा एक सपोर्ट लेवल। अब आप देख सकते हो कि हमारा बिटकॉइन में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या आता है, वो आता है लगभग इस रेंज के आसपास। तो ये कुछ मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। ऐसे ही आपको जितने ज़्यादा चार्ट आप देखोगे, जितने ज़्यादा चार्ट्स पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। अब आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक होमवर्क, आप लोगों को ना 25 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनानी है जिसे आप रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करेंगे। कोई भी स्टॉक हो सकते हैं आप, वो चाहे जो मर्जी ले लो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको जो स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं ना वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के होने वाले हैं। वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के होने चाहिए और उसमें ना आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पूरी लिस्ट में जो है ना लगभग 190-195 शेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आपको ना जितने भी स्टॉक सिलेक्ट करने हैं ना, केवल वो उन्हीं 190-95 शेयर्स की जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स की लिस्ट है ना उसमें से सिलेक्ट करने हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैंने आप लोगों को एफएनओ वाले स्टॉक्स ही क्यों बोले। इसके पीछे एक रीज़न है कि नॉर्मल जो स्टॉक्स होते हैं ना जो एफएनओ के बाहर है, उनमें हमारे को ना यहाँ पर फ्रीज देखने को मिल जाता है। अब हम मान लो बीटीएसटी कर रहे हैं, अगर हमने आज लिया और कल हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन वहाँ पर फ्रीज लगा हुआ है, इसी वजह से हम यहाँ पर बेच नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से सिर्फ इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आपको जो भी स्टॉक सिलेक्ट करने हैं ना वो इन्हीं एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट में से ही सिलेक्ट करने हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जितने भी आगे हम काम करने वाले ना इस सीरीज में, आगे जो भी हम सीखेंगे वो इन्हीं 25 स्टॉक्स पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरिटी जो है वो और अच्छे से आए और आप ये फ्रीज यानी कि ये क्या कहते हैं सर्किट वाले स्टॉक्स में बिल्कुल ना फंस जाए। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में जितनी भी बातें हमने करी हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो हैं ज़रूर पूछिए। और साथ ही में नीचे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन। क्या जिस टाइप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप लोग इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं ना तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो
या फिर इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होता है ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स और सेटअप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।